आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। आज औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब की सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक प्रेस पत्रकार परिषद थी, जिसमें खासदार साहब ने औरंगाबाद के तमाम ऐसे बेघर लोग 52,000 उसका बहुत ताकत के साथ जोर शोर के साथ मुद्दा उठाया। और जैसा सभी को पता है कि 2 मार्च को जो तो गैस पाइपलाइन का उद्घाटन होने वाला है। ये तमाम हालात को देखते हुए और चूंकि इस वक्त मैं औरंगाबाद से बाहर हूँ, किसी काम से शहर से बाहर आया हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़ोन आए। लोगों ने कहा कि इस बात को आप ज़्यादा हाईलाइट कीजिए और ज़रा और लाइए नेताओं के सामने। तो मैं तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन करके गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, मैं उनकी राय का, उनकी बात का एहतराम करते हुए चंद गुजारिशात हमारे खासदार साहब से करने जा रहा हूँ और कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना, इनसे भी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा खासदार साहब ने कहा कि 52,000 लोगों के लिए जो 101 एकड़ जमीन जो भी बताई गई है वो पहाड़ों के दामन को खेत के है या उसको खंडर बनाइए, उसको साफ कीजिए पहाड़ों को, उसके बाद आप जमीन लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये गरीब जनता के साथ बहुत ही भयानक और धोखा देने वाली बात है। और सवाल ये है कि वाकई सरकार के पास क्या वैसे साफ सुथरी जमीनात नहीं है, भले और थोड़ी दूर सही है, लेकिन पता नहीं कौन सी रणनीति चल रही है। और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस है या शिवसेना है, ये इनसे जुड़े हुए तमाम सेकुलर ऐसे लोग जो मराठा लॉबी से आते हैं और जिगर सेकुलरिज्म से, सेकुलर पार्टी से आते हैं, लोगों से आते हैं, जाति धर्मों से आते हैं। और खासकर हम तमाम ऐसे मुसलमान नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सरकार में हैं, हम ताकत में हैं और उदय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और कई मीडिया के माध्यम से हमने भी कवर किया है, देखा है, बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा है कि उदय जी को जो है तो भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। यहाँ तक की बात सुनी गई, बोली गई, कही गई। खैर ये तो एक अलग विषय है, लेकिन हम तमाम ऐसे लोगों को झिझोड़ना चाहते हैं कि देखिए, थोड़ी देर के वास्ते आप तस्वर कीजिए कि औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद भी नहीं है। और ऐसे में अगर ये स्कीम इस तरह से अगर लॉन्च होती तो सोचिए क्या हाल होता। ये तो अच्छा हुआ खासदार साहब ने थोड़ी स्टडी करके, थोड़ी मालूमात लेके प्रेस पत्रकार परिषद के जरिए सारी बातें सामने रखी। अगर ये पत्रकार परिषद नहीं लेते तो सोचिए इस योजना का क्या हाल होता। तो तमाम ऐसे लोग जो वाकई मुसलमान के वोटों पर नजर रखते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी जरा उठिए। फिर जब ये कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कोई टीका की जाती है, कभी उनको इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, सारी बातें हैं। और बड़ी शर्मनाक बात है कि 52,000 लोग आज बेघर हैं, बहुत परेशान हैं। ये दर्द तो वही पहचाने जो गरीब किराए से रहता है, एक टाइम भूखा रहता है, किराया भरता है पेट काट करके। ये तो उसका दर्द वही जाने, ये बड़े बड़े लोग क्या जाने। तो बहरहाल हम तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी, शिवसेना के नेताओं से गुजारिश करते हैं कि देखिए, थोड़ा आप भी राजनीति से ऊपर उठिए, थोड़ा ये वक्त का तकाजा है। और बहुत शर्मनाक बात है कि आपके होते हुए आपके दरमियान से की आवाज नहीं उठ रही है। जिस तरह से खासदार साहब ने इसकी स्टडी किया है, पत्रकार परिषद ली है और इस मसले को सामने उजागर किया है, तो क्या आप बेहतर नहीं है? क्या आपके पास कोई खासदार नहीं है? क्या आपके पास कोई आमदार नहीं है? आपके पास कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है? आपके पास सब है, आप तो पूरी सरकार में है। तो क्या आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? बहुत दुख की बात है कि इसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। अब बहुत से कल आने वाले लोगों में कहेंगे अरे उनको क्या काम है, वो तो कोई बात नहीं, मुद्दे ला लेते हैं, कभी भी उठते हैं, काले झंडे बता देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पर्सनली तौर से औरंगाबाद शहर से, क्योंकि मैं औरंगाबाद से इस वक्त बाहर हूं, तो मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कंचर साहब थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा उनको झिझोड़ने का काम कीजिए, हमारे दिल की बात को सामने लाइए। मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए साहब, ना मैं कोई आमदार हूँ, ना खासदार हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा नेशनल टीवी वाला हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, आप हमारे दर्द को बहुत अच्छे से बयान करते हैं, तो प्लीज हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को सामने लाइए। और बहुत से लोगों ने ऐसी राय दी है। मैं खासदार साहब के सामने वो बात भी रखना चाहता हूँ कि साहब, अगर ये लोग इस तरह से नहीं मानते हैं, ये लोगों की राय है कि मेरी अपनी राय नहीं है, 52,000 लोगों को आप लेके रोड पे आ जाइए लोकशाही माध्यम से। क्योंकि मैं फिर एक बार रिमाइंड कर रहा हूं कि रफीक जकरिया के बाद औरंगाबाद शहर को तकदीर बदलने का एक आपकी शक्ल में एक बहुत अच्छा नेता मिला है। तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन औरंगाबाद के इतिहास में जैसा रफीक जकरिया साहब का नाम दर्ज है, वो सुनहरे अवसर आप ला सकते हैं। और हम तमाम अगर सरकारी नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि साहब, चुनाव में राजनीति कर लीजिएगा, सारी बातें कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त 52,000 लोग हैं
तो प्लीज आप 52,000 लोगों की आवाज को उठाइए, इसके ऊपर जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, कलेक्टर से मिलिए या कमिश्नर से मिलिए या उद्धव ठाकरे साहब से मिलिए। आप सरकार में आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। और बहुत से दुख की बात तो यह है कि औरंगाबाद शहर में कई वक्फ की ऐसी जमीनात है, कीमती हैं, जैसे कलेक्टर ऑफिस है, गेस्ट हाउस है, महानगर पालिका है, ये ऐसी जमीनात पे सरकारी कार्यालय है। और जो गरीब मुसलमान उसमें दलित भी है, मराठा भी, लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमान है। आज हजारों एकड़ जमीन होने के बावजूद भी वो दर दर के भटक रहे हैं और गवर्नमेंट से खैरात मांग रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं कि हमें बेघर है। अब क्या कहे इसको, किसकी बदनसीबी कहे, किसकी कमजोरी कहे, किस पे उंगली उठाए, किस पे ना उठाए। बहरहाल कुल मिला के बात सामने निकल के आ रही है कि अगर सेक्युलर पार्टी के तमाम नेता अगर इस मसले पे खामोश रहे तो याद रखिए अब मुसलमान, खास करके मुसलमान और दलित बहुत बदजन हो गया है। यूं भी भूखा मरना है तो भी परेशान होना है। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर आप खामोश रहे तो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं कि खासदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अब मैंने ये बताया कि मैं उनको ये बोला, मैं बोला सर अगर महानगर पालिका ने फॉर्म्स वो करी हुई है तो महसेकर साहब आप मुझे बताइएगा कि ये इनएफिशिएंट है क्या, ये म्युनिसिपल कमिश्नर कि ये घर नहीं बना सकते हैं करके उसमें इनकी इनएफिशिएंसी है कि आप फॉर्म है तो इनसे जमा करवाने लगा रहे हैं और दे रहे हैं किसी और को। तर हे सगळे जे इश्यूज आहे ना, म्हणजे जिल्ह्याच्या हितासाठी हे पालकमंत्र्यांची जबाबदारी आहे। तुमच्यामध्ये वाद आहे असू द्या, मला काही देणं घेणं नाही आहे, हे गोरगरीब लोकांचा इश्यू आहे करके आणि असेल ते म्हणजे ऑफिसर्स मध्ये विवाद असणं म्हणजे काही हे नहीं है कि तू बड़ा या मैं बड़ा के चक्कर के अंदर उसमें और ये कोरोना के पीरियड से ही है तो हम देख रहे हैं इसमें कि किसके पास क्या पावर्स है करके वो टाइम के ऊपर भी मतलब है तो पब्लिक को खामियाजा भुगतना पड़ा। आम्ही पालकमंत्र्यांची निष्क्रियता म्हणू 200% हे पॉलिटिकल पालकमंत्र्यांची निष्क्रियता आहे आणि कोणीही माझ्यावर बोट दाखवू नका। त्यांचे जे इकडचे जे हे आहे म्हणजे मी केनेकरला बघितलं की हे याच्यावर दोष काढली देतो। अरे मला काय देणं घेणं तुमच्या राजनीतीमध्ये, तुम्ही माझ्या जिल्ह्याच्या लोकांना घर द्या आणि तुमच्या नावं टाका त्याच्यावर। हे पॉलिटिकल पंतप्रधानांच्या योजनेला जागा द्यायची नाही असं राज्य सरकारचं आहे, हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसिजन वाटतं का? असू शकतं, डोंगर देणं, हे देणं, ते देणं असू शकतं। कारण काय आहे की मी जसं म्हटलेलं आहे की बहुतेक राज्य सरकारला असं वाटत असेल की आपण 52,000 लोकांना पंतप्रधानांच्या नावाने घरं दिले, मग त्याच्यामध्ये आपला काय फायदा। त्यांचा एक माइंडसेट असा होऊ शकतं। अरे पण नाव या शहराला, या जिल्ह्यानं सगळं नावामुळेच तर सगळं झालेलं आहे। याला हे नाव द्या, त्याला ते नाव द्या। आपण जे मागे पडलेले आहे ते नावामुळेच पडलेले आहे। आपने एक तरफ फूल से मुख्यमंत्री का स्वागत करने हरप्रीत सिंह को ऐसा कैसे? राजू साहब आप खुद है तो मतलब एज अ मीडिया पर्सन है तो आप पब्लिक की राय है तो ले लीजिएगा उसमें कि हमारे को आज गैस की पाइपलाइन है तो अगर नीचे है तो डायरेक्ट पाइपलाइन अगर मिल रही है तो उसका क्या फायदा होने वाला है। आप किसी से भी, आप जनरल है तो एक ओपिनियन पोल ले लीजिएगा कि साला हमारे पास पानी के लिए है तो हम तरस रहे हैं। पानी की स्कीम का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इतनी तत्परता, इतना उत्साह ना तो कराड़ साहब दिखा रहे हैं, ना दानवे साहब दिखा रहे हैं, ना उनके मंत्री दिखा रहे हैं जितना गॅस की पाइपलाइन के अंदर। कारण जागा घेतल्यानंतर तुम्ही सांगणार की नाही आम्ही पैसे देऊ शकत नाही कारण तुम्ही खूप उशीर आले। तर त्यांनी त्या मीटिंग मध्ये ऑन रेकॉर्ड त्यांनी सांगितलेले आहे की हे जे आपल्याला 20-25 तारखेपर्यंत ही आम्हाला मिळाली औरंगाबादच्या बाबतीत फक्त, तर आम्ही तुम्हाला फायनान्शियल हे सँक्शन करू करके। दोघांची श्रेयवादामुळे हे झालं असं वाटतं की देखा एक मीटिंग मध्ये मैं काय सांगितलं होतं कि साहेब, मैं मीटिंग के अंदर मेरे रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं बोला साहब सुनिए, आप जब स्कीम का नाम देते हैं ना तो वो नाम भी सोच समझ कर दीजिए। आपने दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, अब मेरा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि अगर मैंने जमीन मेरी दे रहा हूं और प्रधानमंत्री की फोटो लग रही है वहां पे, तो अगर आप स्कीम का नाम ही अगर ऐसा देते थे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, तो मुख्यमंत्री को भी खुशी रहती थी कि मेरी भी फोटो छपने वाली है करके। अब मुख्यमंत्री ये सोच रहा है कि यार मैं तो जमीन मेरी दे रहा हूं, फोटो है तो मोदी जी की लगने वाली है करके। तर अशा प्रकार हे होऊ शकतं। म्हणजे ते नाव देतानाही
तर मला त्यावेळी आमचे जे चेअरमॅन आहे त्याला कशाला आपण वळण देतो. अरे मी म्हटलं काय आहे, माझा मुख्यमंत्री देत नाही ना त्या जागा, कारण मोदी साहेबांची फोटो तिथे लावणार असेल तर ते होऊ शकते. म्हणजे मला असं वाटतं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना केली असती तर कमीत कमी ते इतिहास में ये माना जाए कि घरकुल योजना खत्म हो चुकी नहीं सर, आखिरी तक. और अगर नहीं हुई वाजिद साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं. मैं मार्च के अधिवेशन के अंदर इनको सबको उधड़ के फेंकूंगा. आप बता रहे हैं नहीं 35 डेज में स्टेट गवर्नमेंट को डीपीआर जाना, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल को जाना. सर मैंने ये चीज अस्तिक कुमार पांडे साहब के साथ मैंने डिस्कस किया नेहरू भवन के प्रोग्राम के अंदर. मैं बोला साहब अगर यही सब अगर चलता रहा तो ये तो मतलब अब ये इम्पॉसिबल स्कीम लग रही है करके, उसमें आप राज्य सरकार से ये कैसा करेंगे. इनका ये कहना है कि हमने जो जगह दिए है, प्रपोज किए हैं, वो जगह का हमने है तो सर्वे करवाए हैं. जैसे चिकल ठाणे से अपन आगे जाते हैं या सुंदरवाड़ी की जो जगह है, वो जगहें जो है वो क्लियर टाइटल जगह है. तो क्लियर टाइटल जगह ना देते हुए आपने पूरा पहाड़ दे डाले, बोले पहाड़ खोद डालो करके. तो अभी भी अगर गवर्नमेंट अगर चाहिए तो हम 4 दिन के अंदर है तो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाता है. मैं पर्सनली स्टेट गवर्नमेंट के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास जाके या मैसेकर साहब को लेके कि साहब आपने शब्द दिए थे, ये हमारे साथ ये ऐसा लॉलीपॉप दिया गया है करके, और नहीं है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि इतनी आसानी से तो हम भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरे जिले के 52,000 गरीब लोगों का समस्या का मुद्दा है. मैं इतना आसानी से छोडूंगा नाही. आम्ही निर्णय घेतला की साहेब आपण इतकी मोठी चर्चा करत आहे, इतके सारे अधिकारी आलेले आहे, समजा त्यांनी आम्हाला जागा दिली आणि तुम्ही सांगितलं की नाही खूप उशीर झाला, तर तुम्ही आम्हाला स्पष्टपणे सांगा की आम्ही त्यांच्याशी भांडण करून आम्ही जागा घेऊ का. कारण जागा घेतल्यानंतर तुम्ही सांगणार की नाही आम्ही पैसे देऊ शकत नाही कारण तुम्ही खूप उशीर आले. तर त्यांनी त्या मीटिंग मध्ये ऑन रेकॉर्ड त्यांनी सांगितलेले आहे की हे जे आपल्याला 20-25 तारखेपर्यंत ही आम्हाला मिळाली औरंगाबादच्या बाबतीत फक्त, तर आम्ही तुम्हाला फायनान्शियल हे सँक्शन करू करके. दोघांची श्रेयवादामुळे झालं असं वाटतं की एक मीटिंग मध्ये मी काय सांगितलं होतं की साहेब, मैं मीटिंग के अंदर मेरे रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं बोला साहब सुनिए, आप जब स्कीम का नाम देते हैं ना तो वो नाम भी सोच समझ कर दीजिए. आपने दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, अब मेरा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि अगर मैंने जमीन मेरी दे रहा हूं और प्रधानमंत्री की फोटो लग रही है वहां पे, तो अगर आप स्कीम का नाम ही अगर ऐसा देते थे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, तो मुख्यमंत्री को भी खुशी रहती थी कि मेरी भी फोटो छपने वाली है करके. अब मुख्यमंत्री ये सोच रहा है कि यार मैं तो जमीन मेरी दे रहा हूं, फोटो है तो मोदी जी की लगने वाली है करके. तर अशा प्रकार हे होऊ शकतं. म्हणजे ते नाव देतानाही, तर मला त्यावेळी आमचे जे चेअरमॅन आहे त्याला कशाला आपण वळण देतो. अरे मी म्हटलं काय आहे, माझा मुख्यमंत्री देत नाही ना त्या जागा, कारण मोदी साहेबांची फोटो तिथे लावणार असेल तर ते होऊ शकते. म्हणजे मला असं वाटतं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना केली असती तर कमीत कमी ते इतिहास में ये माना जाए कि घरकुल योजना खत्म हो चुकी नहीं सर, आखिरी तक. और अगर नहीं हुई वाजिद साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं. मैं मार्च के अधिवेशन के अंदर इनको सबको उधड़ के फेंकूंगा. आप बता रहे हैं नहीं 35 डेज में स्टेट गवर्नमेंट को डीपीआर जाना, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल को जाना. सर मैंने ये चीज अस्तिक कुमार पांडे साहब के साथ मैंने डिस्कस किया नेहरू भवन के प्रोग्राम के अंदर. मैं बोला साहब अगर यही सब अगर चलता रहा तो ये तो मतलब अब ये इम्पॉसिबल स्कीम लग रही है करके, उसमें आप राज्य सरकार से ये कैसा करेंगे. इनका ये कहना है कि हमने जो जगह दिए है, प्रपोज किए हैं, वो जगह का हमने है तो सर्वे करवाए हैं. जैसे चिकल ठाणे से अपन आगे जाते हैं या सुंदरवाड़ी की जो जगह है, वो जगहें जो है वो क्लियर टाइटल जगह है. तो क्लियर टाइटल जगह ना देते हुए आपने पूरा पहाड़ दे डाले, बोले पहाड़ खोद डालो करके. तो अभी भी अगर गवर्नमेंट अगर चाहिए तो हम 4 दिन के अंदर है तो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाता है. मैं पर्सनली स्टेट गवर्नमेंट के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास जाके या मैसेकर साहब को लेके कि साहब आपने शब्द दिए थे, ये हमारे साथ ये ऐसा लॉलीपॉप दिया गया है करके. कोणीही असू द्या, जे IAS ऑफिसर्स आहे, ज्यांची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावरही ठपका असायला पाहिजे उसने. कारण 52,000 लोकांपेक्षा आता मला काल जेव्हा मी रिव्ह्यू घेतली, माझी अपेक्षा अशी होती की मी तो हरदीप सिंग पुरीला जाऊन भेटू, त्यांना तो धन्यवाद करू की साहेब आम्हाला जागा मिळालेली आहे आणि आता आमच्याकडे ही 52,000, तुम्ही फक्त आमच्या अधिकाऱ्यांना सांगा की लवकरात क्लिअरन्स करा आणि केंद्र सरकारमध्येही आम्हाला लवकरात क्लिअरन्स मिळेल.
मग मी काल जेव्हा रिव्ह्यू घेतलं तर मला हे सगळं सांगण्यात आलं की साहेब आम्ही गेलो होतो. मी म्हटलं कोणी गेलं होतं? तर नगर भूमापन अधिकारी सगळे, तिकडचे तहसीलदार, तिकडचे जे असते ग्रामीण क्षेत्रातले महानगरपालिकाचे जे सगळे अधिकारी होते ते सगळे गेले होते आणि त्यांनी सांगितलं साहेब तिथे जागाच नहीं आहे करके. बोला जागा कैसा नहीं होंगे, 6 हेक्टर कैसा है करके. तर त्यांनी मला सविस्तर मैप मध्ये दाखवलं कि साहब ये पूरा पहाड़ है करके. कौन सी जगह है आपको पता है ना, कौन सी जगह है जहां पर वो अतिक्रमण भी होके हुआ है, बहुत सारा अतिक्रमण हुआ, वो लोग आंख के ऊपर आ रहे हैं. तो मेरा ये कहना है कि उसके अंदर जो भी दोषी है, मैं केंद्र सरकार की तरफ इशारा कर रहा हूं ऐसा नहीं है. केंद्र सरकार इस वजह से भी दोषी है कि तुम 6-7 साल पहले तो स्कीम डिक्लेअर करे, तुम्ही का दर 6 महिन्याने रिव्ह्यू घेतला नाही की औरंगाबाद मध्ये तुमची स्कीमचं काय झालेलं आहे. लँड अलॉटमेंट नाही दिली तर तुम्ही किती पत्र पाठवले. मग तर घोषणा करायची, अपनी फोटो टाकायची, नरेंद्र मोदी साहेब हर बेघर को घर देने वाले हैं 2022 तक, गरीब लोक खुश, आम्ही तो ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे, आम्हाला घर मिळणार आहे. आता त्या दिवशीपासून माझ्याकडे इतकं लोक येत आहे की साहेब आम्ही फॉर्म भरलं होतं, कधीपर्यंत आम्हाला मिळणार. आता त्यांना काय सांगू मी की साहेब तुम्हाला लॉलीपॉप दिलेलं आहे हे ऑफिसर्सनी. आणि माझी तर अपेक्षा अशी आहे की आम्ही याच्या बाबतीत जे लोकांनी, मी काही लोकांशी बोलत आहे, एक जे लोकांनी याचं अप्लाय केलेलं आहे 52,000 लोकांना, मी लागले तर त्यांना सगळ्यांना एकत्रित करू आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दफ्तर समोर आम्ही मोर्चा काढू, धरणे आंदोलन देऊ. आणि मनपा तिथे दिसतो या सगळ्यात कोऑर्डिनेशन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांची एक भूमिका आहे. तर पालकमंत्र्याबाबत कधीच कोणी तुम्ही आक्षेप घेत नाही की यांना घेराव घालू, त्यांना घेराव घालू. याला जोडून माझा प्रश्न आहे की तुम्ही 2-3दा म्हणला की याच्या पाठीमागं कोणाचं रेव्हेन्यू आहे, ते नाव सुद्धा सांगून टाका ना. नाही, तुम्ही मला सांगा की आज जे DPR तयार करण्यात येत आहे त्यांनी किती शहराचे DPR तयार केलेले आहे आणि जे स्कीम 15 वर्षानंतर कार्यान्वित होईल म्हणजे स्टार्ट होईल, मतलब कम्प्लिशन वर नाही जाणार आहे, ते स्कीमला कोणी बोलवलेले आहे. आज DPR कोणकोणत्या स्कीम्स मध्ये तयार होत आहे. आज आपल्याला हे जे सफारी पार्क तयार करण्यासाठी त्यालाही DPR तयार करण्यासाठी कोणत्या एजन्सीला देण्यात येते हे सगळं विचार करण्याची गरज आहे, त्याची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. समांतरचा DPR कोणता, एका मोठ्या आज जे मंत्री आहे काँग्रेसच्या एका मोठ्या मंत्र्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकाची कंपनी होती ज्याला हे DPR देण्यात आलं होतं. नाव घेऊन टाका तुम्ही, ते क्ल्यू देतायत तर. आता मी सगळं मी प्रश्न विचारला होता पालकमंत्री तितकेही दोषी आहे. आज पालकमंत्र्यांची जबाबदारी होती आपण फक्त येऊन इथे घोषणा द्यायचं आणि जे काम नको असायला पाहिजे त्या कामावर जास्त लक्ष द्यायचं आणि गोरगरिबांसाठी आपल्याला घर मिळत असेल, केंद्र सरकार त्याचा पैसा देत असेल, मग तुम्ही का इथे येऊन बसले नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि म्युन्सिपल कमिशनरना, डिव्हिजनल कमिशनरला सगळ्यांना बोलवून याचे काय झालेले आहेत काय विचारलं नाही. आणि मी पहिल्या सुरुवातीत हे सांगितलं की जितकं दोषी इकडचे स्थानिक अधिकारी आहेत तितकं दोषी जे आहे राज्य सरकारचे अधिकारी जे त्या मीटिंग मध्ये उपस्थित होते. आमचे पालकमंत्री 200 पेक्षा जास्त जबाबदारी त्यांची आहे, ते पालक आहे, ते सगळ्या गोरगरिबांचे पालक आहे, त्यांची ही जबाबदारी होती. मला तर हे सांगायचे आहे की केंद्र सरकारपेक्षा जास्त तर जबाबदारी हे राज्य सरकारची आहे की केंद्र सरकारने आपल्याला सांगितलं की आपल्याला हे गोरगरीब लोकांसाठी आपल्याला हे घर आपण देणार आहे करके. आता जमीन देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? तर दिल्लीमध्ये बसलेला अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी थोडी निश्चित करणार आहे त्याच्या बाबतीत. आणि एक स्कीम आलेली आहे औरंगाबादसाठी, ती का लोकांसाठी योग्य नाही म्हणतात? नाही, ते प्रधानमंत्री आवास योजना जे आहे त्याच्यासाठी जेव्हा मी आवाज उचलला होता पार्लमेंटमध्ये, लोकसभामध्ये मुद्दा उपस्थित केला होता
त्याच्यानंतर एक मीटिंग झाली होती अर्बन डेव्हलपमेंट कमिटीची आणि त्या मीटिंगमध्ये 11 अधिकारी त्यांना बोलवण्यात आले होते आणि त्याच दिवशी आम्हाला एक आश्वासन देण्यात आलं होतं राज्य सरकारकडून की आम्ही 15 दिवसाच्या आत जे आहे ते जागा आम्ही उपलब्ध करून देणार आहे. कारण औरंगाबाद जिल्ह्यातले फक्त 52,000 लोकांनी ऍप्लिकेशन केलेले आहे, ते पात्र आहे आणि त्यांना घर देण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. आता जेव्हा हे लँड अलॉटमेंट करण्यात आलं तर आम्हाला सांगण्यात आलं की 30 गावमध्ये 101 हेक्टर जागा आम्ही दिलेली आहे. पडेगावला आम्ही 3 हेक्टर जागा दिलेली आहे. हर्सुलला 1 हेक्टर जागा दिलेली आहे. मग ते जागा अलॉटमेंट झाल्यानंतर जेव्हा नगर भूमापन अधिकारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि दुसरे अधिकारी त्याच्या इन्स्पेक्शन करण्यासाठी गेलं, कारण आपल्याला लवकरात लवकर ते DPR तयार करायचे आहे. त्या DPR करण्याच्या वेळी असा निदर्शनास आलं की जे 101 हेक्टर जागा जे आहे फक्त 30 गावमध्ये, त्याच्यापैकी फक्त आम्ही 6 हेक्टर जागा उपयोगात घेऊ शकतो आणि त्या 6 हेक्टर जागामध्ये आम्ही जास्तीत जास्त 2 ते 2,500 घरे बांधू शकतो. 52,000 कुठे आणि 2,000-2,500 घरं कुठे. मग आम्ही प्रश्न विचारला की इतकी मोठी जागा दिल्यानंतर तर सगळं तिथे डोंगर आहे, खदान आहे, तिथे अतिक्रमण आहे, मोठे मोठे पहाड आहे, ते जागा आम्हाला देण्यात आलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की स्थानिक प्रशासन असू द्या, राज्य सरकार असू द्या किंवा केंद्र सरकार असू द्या, तुम्ही लोकांना फक्त स्वप्न दाखवण्याचं काम केलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला घरं देऊ. 2016 पासून ते वाट बघत आहे की आम्हाला घरं पाहिजे आणि आता 2 दिवसानंतर त्याच डिपार्टमेंटचे जे मंत्री आहे हरदीप सिंग पुरी साहेब, ते औरंगाबाद येणार आहे की अजून एक नवीन स्वप्न दाखवण्यासाठी की आम्ही आता तुमच्या घरापर्यंत गॅसची पाईपलाईन देणार आहे. काय कोणाला फायदा पोहोचणार आहे त्याच्यासाठी? हेच जेव्हा गाजाबाजा केलं होतं 2016ला की गरीब लोकांना होर्डिंग्स लावण्यात आले होते आमच्या जिल्ह्यामध्ये की 2022 तक हर बेघर को घर, किती लोकांना दिले तुम्ही? आता गॅसची पाईपलाईन टाकून तुम्ही, तो आपने वो कार्यक्रम बदलने का इशारा दिया है, तो क्या वजह है सर इसकी? देखिए, औरंगाबाद में ही नहीं देश भर में एक स्कीम की गई थी शुरू, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको घर देने का वादा किए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, और खुद अपनी तस्वीरें हैं तो उन्होंने अखबारों में छपवाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे, बैनर्स लगाए थे और हर भाषण के अंदर जोर जोर से कहते थे कि 2022 तक हर बेघर को घर देंगे. औरंगाबाद के अंदर 52,000 लोग इसके लिए एप्लीकेशन देकर क्वालिफाई हो गए थे. 2016 से वो उम्मीद कर रहे कि अब मुझे घर मिलेगा. अब ये मुद्दा जब मैंने उठाया कि 2016 से 2022 होने को आया और महज 355 लोगों को ही घर दिया गया है, तो ये मुद्दा मैंने लोकसभा में उठाने के बाद अर्बन डेवलपमेंट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे गंभीरता से लिया और महाराष्ट्र सरकार के 11 अधिकारियों को दिल्ली को बुलाया गया था और वहां पे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर है तो ये जमीन अलॉट कर देंगे. अब ये जमीन अलॉट हुई हमें. अब 30 गांव के अंदर हमको ये बताया गया कि 101 हेक्टर जमीन जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने दे दिए है करके. पड़ेगांव में 3 हेक्टर दे दिए है, हरसूल के अंदर 1 हेक्टर दे दिए है. आपको आश्चर्य होगा कि जब ये नगर भूमापन अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जब वहां पर गए इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि DPR जल्द से जल्द बनाना है, तो वहां पे पता चला कि 101 हेक्टर में से महज 6 हेक्टर जमीन के ऊपर ही घर बनाए जा सकते हैं. बाकी जमीन कहाँ है? तो जमीन ही नहीं है, वहां पे पहाड़ बने हुए हैं. तो अधिकारियों का ये कहना है कि वो पहाड़ तोड़ो, पहाड़ को खत्म करो और वहां पे घर बनाओ करके. खदाने हैं, वो खदाने या नहीं तो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण तोड़ो और वहां पे घर बनाओ. तो अगर राज्य सरकार को, स्थानिक अधिकारियों को और केंद्र सरकार को गरीबों को सिर्फ एक सपना दिखाने का है, तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरा हमारे पास लेके आ गए है एक नया महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के सेना वाले हो, कांग्रेस वाले हो, NCP वाले हो या भारतीय जनता पार्टी. अगर तुमको गरीबों से कोई लेना देना है तो आओ मेरे साथ, अपन सब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि साहब 52,000 लोगों में से अभी तक तुमने कितने लोगों को घर बना कर दिए हैं? नहीं दे रहे, सिर्फ सपने दिखा रहे हैं. इसीलिए हम उनका निषेध करने के लिए उनको काले झंडे दिखाएंगे और उनका जो प्रोग्राम है वहां जाकर उनको ठेठ सवाल करने वाले हैं, जवाब उनको देना होगा.